नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 12 जिसका नाम है बच्चों व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। तो बच्चों इस अध्याय में यानी कि इस अध्याय के भाग 1 में हम जानेंगे व्रत क्या होता है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, व्रत की परिधि क्या होती है। ठीक है बच्चों, और उस पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास यहाँ है व्रत का परिमाप और व्रत का क्षेत्रफल। तो बच्चों समझते हैं ये क्या होता है। हमें पता है कि एक केंद्र बिंदु से चारों ओर समान दूरियों से घिरी बंद आकृति एक व्रत होती है। ये केंद्र बिंदु है और चारों ओर समान दूरियों से घिरी जो बंद आकृति होती है बच्चों, वो होती है एक व्रत। और व्रत के केंद्र बिंदु से व्रत की परिधि पर जो रेखा होती है बच्चों, ये होती है व्रत की त्रिज्या। और यदि इस त्रिज्या को मैं दुगना कर दूं और ये होता है बच्चों व्रत का व्यास, यानी कि ये पूरा होता है व्रत का व्यास। तो बच्चों ध्यान रखना, जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है और जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा हमें हमेशा याद रखना है कि यदि अगर हम व्रत के बाहरी किनारों पर कोई भी काम करेंगे, यानी कि व्रत के बाहरी किनारों की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो यह होती है व्रत की परिधि। क्या होती है? व्रत की परिधि। और जो व्रत की परिधि होती है बच्चों, व्रत की परिधि होती है वो होती है 2 गुना पाई गुना आर। ठीक है बच्चों, पाई का मान बच्चों होता है 22/7 और हमें याद रखना है कि पाई का मान हमें 22/7 रखना है, लेकिन इसका एक और मान होता है 3.14। बच्चों 3.14 पाई का मान हमें सिर्फ उस कंडीशन में ही रखना है जब हमें प्रश्न में कहा जाए कि पाई का मान 3.14 लेना है, नहीं तो हम हर प्रश्न में जो पाई का मान है उसको लेंगे 22/7। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर हम बात करें व्रत के सिर्फ चारों बाहरी किनारों की और इस बाहरी किनारों की यानी कि व्रत के एक बिंदु से लेकर उसके चारों ओर चलकर और वापस उसी बिंदु पर आने की जो दूरी होती है, तो मैं अगर सरल भाषा में कहूं तो उस दूरी को हम व्रत की परिधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, और आगे देखिए हमारे पास है व्रत का क्षेत्रफल। क्या है? व्रत का क्षेत्रफल। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा व्रत है और इसके अंदर हमें इसके अंदर जितनी जगह है, यानी इसके अंदर जितनी जगह है, इसने जितना स्थान घेरा है, या अगर मैं कहूँ कि इस व्रत के अंदर अगर हमें कोई भी कार्य करना है, यानी कि कोई भी कार्य करना है, तो वो होता है बच्चों व्रत का क्षेत्रफल। और व्रत का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है पाई आर स्क्वायर। आर बच्चों व्रत की त्रिज्या होती है। अब बच्चों आगे देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो व्रत की परिधि है वो है 2 गुना पाई गुना आर, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि अर्धव्रत की परिधि बताइए, तो बच्चों यहां पर हमारा प्रश्न कई बार गलती से गलत हो जाता है। हम सोचते हैं कि जो व्रत की परिधि है वो 2 पाई आर है, तो जो अर्धव्रत की परिधि होगी वो इसकी आधी होगी, यानी कि पाई आर होगी। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत होता है। जो व्रत की परिधि का मतलब होता है किसी भी आकृति के बाहरी किनारों पर चलना। तो अगर हम बात करें ये यहां से लेकर और यहां तक, ये तो है अर्धव्रत, लेकिन बच्चों उसके साथ ये दूरी भी यहां पर होती है। तो ध्यान से देखना, अर्धव्रत की परिधि जो होती है, अर्धव्रत की जो परिधि होती है वो होती है बच्चों अर्धव्रत, यानी कि अगर इसकी बात करूं तो वो होती है 2, अगर इसकी होती है तो वो होती है पाई आर। क्या होगी? पाई आर। लेकिन उसके अलावा बच्चों हमारा जो व्यास है वो भी इसमें ऐड होता है, तो व्यास की आधी त्रिज्या यानी आर, और ये आर, यानी कि आर और आर 2r, तो अर्धव्रत की परिधि होगी पाई आर प्लस में 2r, पाई आर बटे में 2r। और यहां पर आप कॉमन भी ले सकते हो r को, तो पाई प्लस 2। तो बच्चों ध्यान रखना, जो अर्धव्रत की परिधि होती है वो होती है पाई आर
प्लस में 2r, ठीक है। और अर्ध पूरे वृत्त की परिधि होती है 2 पाई r, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो बच्चों पाई r स्क्वायर। इसके बाद बच्चों हम जो हमारा वृत्त है उसमें जानेंगे कि त्रिज्या खंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, और वृत्त की चाप क्या होती है, चाप की लंबाई क्या होती है। बच्चों इससे संबंधित जो भी बातें हैं वो हम इसी अध्याय के भाग 2 में करेंगे। अभी सिर्फ हम बात करेंगे वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल की। और बच्चों वृत्त का जैसा कि मैंने बताया कि जो वृत्त का परिमाप होता है वो होता है 2 गुना पाई गुना आर, यानी 2 पाई आर, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। और अर्धवृत्त का बच्चों जो परिमाप होता है वो होता है, यानी कि अर्धवृत्त की परिधि वो होता है पाई आर प्लस में 2r। अब बच्चों देखते हैं इनसे संबंधित प्रश्न। प्रश्न पहला हमारे पास है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। ध्यान से देखना बच्चों, ये एक वृत्ताकार खेत है। क्या है? वृत्ताकार खेत है, और हमें कह रहा है कि एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय। तो बच्चों जो खेत में बाड़ लगाई जाती है, यानी कि जो इसकी ये बाड़ लगाई जाती है, ये इस वृत्त को चारों ओर से यानी कि बंद करने के लिए लगाई जाती है। यानी कि ऐसा काम जो वृत्त के बाहरी किनारों पर किया जाए बच्चों, वो क्या होता है? वृत्त की परिधि होती है। तो बच्चों यदि हमें कुल लागत पता हो और लागत पर यूनिट पता हो, पर इकाई पता हो, तो इससे हम क्षेत्रफल या परिधि निकाल सकते हैं। तो हमारे पास यहां जो वृत्त की परिधि होगी वो होगी बच्चों 5280, यानी कि कुल लागत बटा में लागत पर इकाई, ठीक है बच्चों। अब कुल लागत है हमारे पास 5280 और लागत पर इकाई है हमारे पास 24 रुपए। अब इसे काटेंगे बच्चों, तो 12 से अगर काटेंगे तो 12 चौका 48, 4 48, 12 चौका 48, 0, और इसको काटेंगे तो 2, और आगे इसको काटेंगे तो बच्चों 2 दूना 4, 2 दूना 4, और 2 0 बचेगा। तो बच्चों 220 क्या आएगा? 220 मीटर, यानी कि जो वृत्त की परिधि यानी कि एक बिंदु से बाहतम दूसरे बिंदु की जो दूरी होगी वो होगी 220 मीटर। अब बच्चों यदि हमें वृत्त की परिधि पता हो तो हम उससे वृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो वृत्त की परिधि है वो है हमारे पास 220 मीटर। और बच्चों जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो वृत्त की परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर बराबर में होगा 220। अब बच्चों पाई का मान 22/7, जब तक वो ना बोले हमें 22/7 रखना है। वैसे प्रश्न ने हमें बता भी दिया है कि पाई होगा 22/7 गुना में आर बराबर में होगा 220। अब बच्चों ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, 7 नीचे है तो 7 ऊपर जाएगा, तो 220 गुना में 7, और 22 और 2 नीचे हैं तो ये नीचे आ जाएंगे बच्चों। 22 से 22 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 10, और ये कटेगा 5 से, तो आर आएगा हमारे पास 35 मीटर। क्या आएगा? यानी कि इस वृत्ताकार खेत की जो त्रिज्या होगी वो होगी 35 मीटर। अब बच्चों आगे हमसे पूछ रहा है कि इस खेत की 0.50 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, तो खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अब बच्चों हम खेत की जुताई इसके अंदर वाले भाग में करेंगे, यानी कि वो हमसे इस खेत का एरिया क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो बच्चों क्षेत्रफल यदि हमारे पास यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या हो तो हम खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो खेत का क्षेत्रफल होगा बच्चों पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान होता है 22/7, और आर है हमारे पास 35 गुना में 35। तो बच्चों ये 7 से कट जाएगा तो 7 5 35, और इसका गुना करेंगे 5 5 25, 5 3 15 और 2 17, तो 17 को बच्चों गुना करेंगे 22 से। किससे करेंगे? 22 से। तो हम 175 का गुना करेंगे 22 से, तो वो होगा 2 5 10, 2 7 14 और 1 15, 2 1 2 और 1 3। तो ये आएगा बच्चों हमारे पास 0 5 और 5 और 3 8, और ये आएगा बच्चों 3850। क्या आएगा?
350 मीटर स्क्वायर। तो बच्चों जो एरिया होता है वो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो यहाँ पर हमारे पास जो खेत का क्षेत्रफल आएगा वो आएगा 3850 मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है इसकी लागत 0.50 से। तो बच्चों जो खेत की जुताई करने की जो लागत होगी वो होगी 3850 गुणा में 0.50। तो बच्चों इसको पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ आएगा 100 और 10 से 10 कट जाएगी और यहाँ पर 10 से 10 कट जाएगी। तो ये बचेगा हमारे पास 385 गुना में 5, तो वो होगा 5 5 है 25, 5 8 40 और 2 42, 5 3 15 और 4 19। तो बच्चों इस खेत की जो जुताई करने का जो खर्चा आएगा वो आएगा 1925 रुपये, यानी कि इस खेत को जो खर्चा कितना आएगा 1925 रुपये। ठीक है बच्चों, तो याद रखना कि एक वृत्ताकार आकृति हो या एक वृत्त हो, उसकी बाहरी परिधि पर कोई भी काम किया जाए उसके लिए हम वृत्त की परिधि यानी कि परिमाप का इस्तेमाल करेंगे। और यदि वृत्त के अंदर, एक वृत्ताकार आकृति के अंदर या एक वृत्ताकार खेत के अंदर की बात करें या वृत्त के अंदर बात करें, कोई भी कार्य करेंगे तो बच्चों वहां पर वृत्त का क्या करेंगे, क्षेत्रफल यूज करेंगे। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है बच्चों हमारे पास कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो बच्चों यहां पर मैं मान लेता हूं कि जो R1 है वो है हमारे पास 19 सेंटीमीटर और R2 है वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो यानी कि पहले वृत्त की जो परिधि होगी, जो पहले वृत्त की हमारी परिधि होगी वो होगी 2 पाई R1। क्या होगी, 2 पाई R1। तो बच्चों करेंगे यहाँ पर 2, इसको पाई को एक बार पाई रखेंगे, 2 गुना पाई गुना और R1, R है हमारे पास 19, तो बच्चों ये आएगा हमारे पास 38 पाई। क्या आएगा, एक बार बच्चों हम पाई को पाई रखेंगे क्योंकि हमारे पास दो चीज़ों से मिलकर एक चीज़ बन रही है, तो हमारे पास ये आएगा पाई 38 पाई सेंटीमीटर। अब बच्चों दूसरे वृत्त की परिधि निकालेंगे, तो दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि होगी बच्चों 2 पाई R2, तो ये होगी 2 गुना में पाई और R है हमारे पास 9, तो ये होगी बच्चों 18 पाई। अब हमें कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होगी। तो दोनों वृत्तों के परिधि का योग, दोनों वृत्तों के परिधि का योग है बराबर में नए वृत्त की परिधि। क्या होगी, नए वृत्त की परिधि। अब बच्चों दोनों वृत्तों के परिधि की जो योग होगा वो होगा 38 पाई प्लस में 18 पाई, और ये होगा नई वाली जो वृत्त है, उस नया जो वृत्त है उसकी परिधि, तो उसकी है 2 पाई R। तो बच्चों 38 और 18, 38 और 8 46 और 56 पाई बराबर में होगा 2 पाई R के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, इसीलिए हमने पाई को वहाँ पर पाई रखा था। तो हमारे पास जो 2R आएगी वो आएगी 56 और जो R आएगी बच्चों वो आएगी 56/2 यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो यानी कि जो ये नया वृत्त होगा, क्या होगा, जो ये नया वृत्त होगा उस दोनों वृत्तों की दोनों वृत्तों की परिधियों के योग से बनने वाला जो नया वृत्त होगा बच्चों, उसकी जो परिधि होगी वो कितनी होगी, 28 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर हो। तो बच्चों पिछला प्रश्न हमसे पूछा था परिधि का, और ये प्रश्न है जो है क्षेत्रफलों का। तो चल देखते हैं। हमारे पास R1 है 19 सेंटीमीटर और R2 है बच्चों हमारे पास 9 सेंटीमीटर। अब हम करते हैं क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल होगा बच्चों पाई R1 स्क्वायर। पाई को पाई रखते हैं, R1 है हमारा 19, तो 19 गुणा में 19, तो बच्चों ये आएगा 361 पाई
और सेंटीमीटर स्क्वायर, 361 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम बात करते हैं दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बच्चों जो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई r2 स्क्वायर। तो बच्चों पाई को पाई रखेंगे, गुना में r2 है हमारा, 9 का स्क्वायर 9 गुना 9, तो ये होगा बच्चों 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना होगा? 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछ रहा है कि इन दोनों के वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग, यानी कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग बराबर होगा नए वृत्त के क्षेत्रफल के। नए वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, यानी कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग होगा नए वृत्त के क्षेत्रफल के। और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का होगा एक 361 पाई प्लस में 81 पाई बराबर होगा पाई r स्क्वायर के। ठीक है बच्चों, तो 361 और 81 कितना होगा? 361 और 81, तो ये होगा बच्चों हमारे पास 2, 6 और 8 14, 6 और 8 14, और यहां पर आएगा हमारे पास 4, क्या आएगा? 4 पाई, और बराबर में होगा पाई r स्क्वायर। क्या होगा? पाई r स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे पास यहां पर पाई से पाई कट जाएगा, तो r स्क्वायर का मान आएगा 442, और r का मान आएगा अंडर रूट में 442। अब बच्चों इसके टुकड़े करेंगे तो 442 के अगर टुकड़े करेंगे तो ये आएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 221। तो ये आएगा, इसका r का मान आएगा 2 अंडर रूट में 221 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 2 अंडर रूट में 221 सेंटीमीटर। तो दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो ऐसे वृत्त की जो त्रिज्या होगी बच्चों वो होगी 2 अंडर रूट में 221 सेंटीमीटर। यहाँ जो बच्चों 442 है ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर मान लो यहाँ पर 441 होता तो वो 21 का पूर्ण वर्ग होता, तो हमारी r आती 21 सेंटीमीटर। इसी प्रकार बच्चों जरूरी नहीं है कि ये हर बार ये पूर्ण वर्ग संख्या ना हो सकता है हमारे पास जो त्रिज्याएं हो और उनके योग से बनने वाला उनके योग से जो हमारे पास संख्या आएगी वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए जो इसका उत्तर है इतना ही होगा कि 2 अंडर रूट में 221 सेंटीमीटर। आगे देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। कहता है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, तो बच्चों वृत्त का परिमाप बराबर है वृत्त के क्षेत्रफल। तो वृत्त का परिमाप होता है बच्चों 2 पाई r और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, तो 2r बराबर में होगा r स्क्वायर, और ये r गुना में है तो उधर जाएगा, तो r स्क्वायर बटा में r, तो 2 बराबर में r, एक r बचेगा बच्चों, एक कट जाएगा, तो r बराबर में 2। यानी कि बच्चों तो हमारे पास विकल्प में से जो विकल्प a है यानी कि 2 मात्रक, ये बिल्कुल सही विकल्प होगा। तो r का जो मान है वो 2 मात्रक होगा। यदि किसी वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो r का जो r वृत्त की त्रिज्या होगी वो हमेशा 2 मात्रक होगी। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारे पास प्रश्न है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है और यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं। ये प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक कार का, मान लो किसी भी गाड़ी का पहिया है, ये यहां से लेकर यहां तक अपना एक चक्कर पूरा करता है, तो बच्चों वो बराबर होता है एक वृत्त की परिधि के। किसके? वृत्त की परिधि के। तो यहां पर ध्यान रखना कि गाड़ी
का एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर होती है वृत्त की परिधि के। किसके? वृत्त की परिधि के। ये बात बच्चों ध्यान में रखना कि गाड़ी के एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर का मतलब यहां से ऊपर से चल के वापस उसी बिंदु पर आना, तो एक चक्कर में जो तय की गई दूरी होती है वो होती है वृत्त की परिधि। अब करते हैं बच्चों प्रश्न। हमें पता है कि जो पहिए का व्यास है वो है 80 सेंटीमीटर, तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो होगी 80/2 यानी कि 40 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों हम पहिए की परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पहिए की परिधि। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि एक पहिए की परिधि यानी एक वृत्त की परिधि होती है, वो उसके एक चक्कर में तय की गई दूरी होती है। तो वृत्त की परिधि होगी बच्चों 2πr। ठीक है बच्चों, तो 2π को मैं पाई रहने देता हूं और r है 40, तो ये आएगा हमारा 80π। ठीक है, 80π सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना बच्चों कि एक ये जो गाड़ी है ये अपने इसका जो पहिया है ये अपने एक चक्कर के अंदर 80π सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। तो हम यहां लिख देते हैं कि गाड़ी का पहिया एक चक्कर में 80π सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। अब बच्चों ये तो बात हुई एक चक्कर की। अब हमें बताया जा रहा है कि गाड़ी की जो चाल है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो गाड़ी की जो चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ध्यान रखना गाड़ी की जो दूरी है वो 10 मिनट में कितनी होगी? तो हमें पता है कि यह 66 किलोमीटर की जो चाल है ये पूरी करेगी बच्चों 1 घंटे में। अब आगे हमसे इकाई है वो मिनट में है, तो बच्चों हम इस इकाई को भी मिनट में लेंगे, यानी कि जो गाड़ी है 66 किलोमीटर चलेगी कितने में? 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। और हमें चाहिए बच्चों 10 मिनट में। हमें चाहिए कि गाड़ी 10 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो बच्चों यहाँ 0 से 0 कट जाएगा और 6 को यहाँ आएगा 11 किलोमीटर। क्या आएगा? 11 किलोमीटर। अब बच्चों ध्यान से देखना, हमारे पास यहाँ किलोमीटर है और यहाँ हमारे पास सेंटीमीटर है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर प्रत्येक चक्कर, तो चक्कर की संख्या बराबर होगी 11 किलोमीटर बटा में होगा 80π। क्या होगा? 80π सेंटीमीटर। क्या होगा? लेकिन बच्चों यहाँ पर जो इकाइयाँ हैं वो समान नहीं हैं, तो हमें सबसे पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर में बनाना होगा। तो बच्चों अगर हमें किसी भी किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो तो हमें वहाँ पर उसे 1 लाख से गुना करना होगा। किससे? 1 लाख से। तो बच्चों 11 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो बात करूं तो उसमें होंगे 11 लाख। कितने होंगे? 11 लाख। और बटा में 80π। क्या करना है बच्चों? 80π। अब इस बटा को मैं इधर भाग में लिखूंगा 80π को, तो 80 गुना में 22/7। क्या होगा? 22/7। तो ये होगा बच्चों 11 लाख। अगर इसमें गुना करूंगा तो 7 ऊपर आ जाएगा और नीचे आएगा 80 गुना में 22। क्या होगा? 80 गुना में 22। तो इसको काटेंगे बच्चों 11 को, तो यहां पर आएगा 1 लाख और इस यहां पर आएगा 2। ठीक है, और उसको काटेंगे 2 को यहां से 1 लाख से, तो यहां आएगा 50,000 और नीचे बचेगा हमारे पास 80। कितना बचेगा? 80। तो 50,000 गुना में 7 बटा में हमारे पास बचेगा 80। तो बच्चों इसको काटेंगे तो हमारे पास ऊपर आएगा 5000 गुना 7 यानी कि 35,000 बटा में 8। इसको करेंगे बच्चों तो ये आएगा हमारे पास 8 चौका 32, 3 0 और 8 8 3 0, तो 8 तिया 24, 6 60, 8 7 56, 4 40 और 8 5 40। यानी कि एक गाड़ी है जो 10 मिनट में 66 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दूरी तय करेगी 11 किलोमीटर, और इस दूरी 11 किलोमीटर में जो उसका पहिया है वो चक्कर लगाएगा बच्चों 4375 चक्कर। कितने लगाया?
4375 चक्कर। तो बच्चों इसी के साथ ही हमारा अध्याय 12 का जो भाग 1 है वो यहीं समाप्त होता है। बच्चों इस भाग में हमने वृत्तों के परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न किए और जाना कि वृत्तों के परिमाप क्या होते हैं और उनके क्षेत्रफल क्या होते हैं। तो बच्चों मिलते हैं इसी अध्याय के अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।